जय हिंद सभी जवानों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। दोस्तों मैं अभिनव आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। जोरदार स्वागत समझते हो ना, बहुत ही ज़्यादा दिल से स्वागत कहते हैं जोरदार स्वागत को बच्चों। तो आशा करता हूं आप सभी बच्चे बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे। इस हमारे जो नए YouTube चैनल पर हमारा जो नई पेशकश है इससे काफ़ी खुश होंगे बच्चों। ये जो हमारे जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने पहले आपके लिए 3 वीडियोस बनाए थे जिसमें आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक दिखाए थे। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अब तक वो ट्रिक नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर ट्रिक ज़रूर देखें ताकि आपको लगे कि हाँ ये कितना आसान है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बच्चों आज कुछ लिखा हुआ नहीं मैंने पहले से ही, क्योंकि आज मैं सोचा थोड़ा सा थ्योरी करवाया जाए ताकि आपको जो है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, समझ लो कि बच्चों को भी आता है ये सब। तो सोचा कि क्यों ना बच्चों के सामने लाया जाए और जो चीज़ों से लगता है कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ होगा दम, देख लो कुछ भी दम नहीं है, बहुत आसान है। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाकर चैनल को शेयर कर दे। चलिए बच्चों आपका ज़्यादा टाइम लिए बिना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, बात कर रहे हैं अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? पॉलिनोमियल की। किसकी बात आती है बच्चों? पॉलिनोमियल की, जो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। क्लास 6-7 से बच्चे पढ़ने लग जाते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। और आप सबको पता है कि सर पॉलिनोमियल तो इतना आसान है कि हमने देखा था वेरिएबल की बात करते हैं, इसमें कांस्टेंट की बात करते हैं और वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि कई बार मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में है, डिवाइड में है, वगैरह वगैरह, ऐसा ही कुछ दिखता है आपको। तो बच्चों इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से जान रखा है कि पॉलिनोमियल है क्या। फिर आप लोगों ने डिग्री के बारे में जान रखा होगा डिग्री क्या है। तो बच्चों अगर बात करें हम डिग्री की तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात आप देखो आपके पास दो टर्म हमारे पास क्या क्या है। एक है वेरिएबल की बात कर रहे हैं और एक है हमारे पास कांस्टेंट। बच्चों वेरिएबल का मतलब क्या है और कांस्टेंट का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब है बच्चों जो चीज़ें वेरी कर सकते हैं, जो चीज़ें चेंज हो सकती है। और कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों? जो कभी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब हमेशा फिक्स्ड, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने लिखा है x, कोई भी चीज़ है वो x मीटर का है तो हमें पता नहीं है कितने मीटर का, सिर्फ लिखा है x मीटर का है। वो x हो सकता है 1 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो, तो कुछ भी हो सकता है, यानी चेंज हो सकता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया 5 मीटर कपड़ा, इसका क्या मतलब है बच्चों? कि मीटर कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 ही है। अब वो 6 नहीं होगा, अब वो 7 नहीं होगा। तो इसी चीज़ के बारे में बात करें जो कभी चेंज नहीं हो सकता, उसी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि एनी नंबर को हम क्या बोलते? 5, 6, 3, 2 कुछ भी, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। तो पॉलिनोमियल बना ही किससे है? इन सब के मिलने से बना है कि मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में, बराबर। अब बच्चों इसी में बात आती है कि अगर सिंपल सिर्फ और सिर्फ x लिखा है तो बताओ सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं? बच्चों बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो आपको पता है 1 मल्टीप्लाई रहता है, यानी 1 × x लिखा हुआ है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर बताओ अब 3 है या नहीं है पॉलिनोमियल? अजी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि सर यहाँ x तो नहीं दिख रहा है, आपने कहा वेरिएबल भी है। अरे बच्चों x नहीं दिख रहा है तो x की पावर 0 तो दिख ही रहा है और x पे पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। यानी कि यहाँ पर 3 में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 मल्टीप्लाई से 1 को हमने क्या लिख दिया? x की पावर 0 लिख दिया बच्चों। कितना आसान सी बात है। तो इसी की बात कर रहे हैं कि चाहे कोई कांस्टेंट लिखा हो चाहे वेरिएबल लिखा हो, वो सारे ही क्या हैं? पॉलिनोमियल है। अब इसी पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो इनके डिग्री के आधार पर। अब ये शब्द कहाँ से आया भाई डिग्री? ये डिग्री क्या चीज़ है भाई? ये किस चिड़िया का नाम है? तो बच्चों डिग्री वो शब्द है, सिंपल सी बात है। किसी भी इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल गिवन है यानी x गिवन है उस पर पावर कितना है, पावर की बात कर रहे हैं, पावर की, कि पावर कितना है, इसी पावर की बात कर रहे हैं। इसी को हम इसकी क्या कहते हैं? इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। तो बच्चों मान लीजिए आपके पास कहीं भी लिखा है 3x
अब आपसे पूछा जाए बताओ इसका डिग्री कितना है, तो तुरंत बोलोगे सर इसमें पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 दिख रहा है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। डिग्री इसका कितना हो गया, 1 हो गया। कितना आसान है। अब वही अगर पूछा जाए बताओ भाई 3x + 2 इसका डिग्री कितना होगा, तो भैया प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्या प्लस में है क्या माइनस में है क्या मल्टीप्लाई, कोई मतलब नहीं है। बल्कि मतलब किस चीज़ से है कि यहाँ पावर क्या है, पावर अगर 1 है तो 1 रहेगा डिग्री, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, इसी की बात कर रहे हैं। यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, केवल 1। अब बच्चों ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, इनका भी एक अलग सा नाम दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा नाम है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो 3 है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। कितना आसान है। वैसे अगर बोला जाए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, सीधा बोले सर कांस्टेंट तो वैसे 2 है, लेकिन अगर हम टोटल कांस्टेंट की बात करें तो 3 और 2 दोनों ही कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म है। तो सिंपल सी बात क्या है कि आपको याद रखना है कि कोफिशिएंट क्या होता है, कि किसी वेरिएबल में जो मल्टीप्लाई है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब जरा देखिए, मान लीजिए इक्वेशन लिखा होता 3x² + 5x + 6। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है, तो फटाफट बच्चे तुरंत देखकर बोलेंगे सर 3। लेकिन वहाँ गलत है, क्योंकि मैंने बोला क्या, x का कोफिशिएंट, तो सिर्फ x कहाँ पर है, ये इस जगह पर है। 3 तो x² के साथ मल्टीप्लाई में है, इसीलिए 3 नहीं होगा। x का कोफिशिएंट मतलब जहाँ सिर्फ और सिर्फ x है उसका कोफिशिएंट, तो उसका कोफिशिएंट कितना है, 5। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। कितना आसान है। फिर अगर मैं पूछता आपसे कि ठीक है मुझे ये बताओ x² का कोफिशिएंट कितना होगा, तब आप बोलोगे हाँ जी सर 3। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 3, x का 5। बहुत आसान है। अब बच्चों इसमें देखो ध्यान देना क्या है कि अगर पावर हमारा 1 रही, हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है यानी कि पावर x पे वेरिएबल पे जो पावर है 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को यानी कि जो इक्वेशन हमारा ax + b के टर्म में रहे, ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ऐसा लिखा रहता है, ax + b = 0। बहुत आसान है, ax + b = 0। अब इसको लीनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि x⁴ यहाँ कितना है, 1 है। बात खत्म। हो सकता है कि ये b क्या हो, 0 हो, ये b क्या हो, 0। तो b 0 होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये x आपको दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन अगर आपका a 0 होता तो बच्चों ये x ही खत्म हो जाता, और जब x ही नहीं है तो वो लीनियर कैसा, फिर वो लीनियर नहीं हो, फिर वो 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना कि x वाला टर्म दिखना चाहिए, तभी वो लीनियर होगा। अब जरा देखिए ध्यान से, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है, सभी को पता है ये बात कि सर उधर वो -b हो जाता है, फिर x = क्या होता है, -b/a। अब जो मैंने ये x की वैल्यू निकाली है, इस x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज़। क्या बोलते हैं बच्चों, जीरोज़ बोलते हैं। अब ये जीरोज़ क्या चिड़िया है भाई, तो जीरोज़ वो टर्म है, किसी भी इक्वेशन का वो वैल्यू जीरोज़ कहलाता है जिसको हम उस इक्वेशन में x के जगह पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए। तो ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है अगर आप इस वैल्यू को इस x के जगह पे पुट करोगे तो a × x के जगह पे -b/a, तो -b/a, और फिर बचा क्या, प्लस का b। अब जरा देखो a से a कैंसिल, बचा -b + b, देखो = 0 आ गया। इसीलिए ये जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगा, इसका जीरोज़ कहलाएगा। कितना आसान है। तो इस तरीके से इसका लीनियर का जीरोज़ निकालते हैं। अब इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चों जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ आपको हो सकता है कुछ ऐसा दिखे, हो सकता है ऐसा दिखे, या हो सकता है किसी का ग्राफ आपको ऐसा दिखे, हो सकता है आपका ग्राफ को ऐसा बिल्कुल ही लाइन की तरफ इसका ग्राफ होगा। और ग्राफ बनाना बहुत आसान है, क्लास 9, 10th में आप लोगों ने सीख रखा होगा। ग्राफ बनाना बहुत आसान है बच्चों। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कहीं लिखा है, तो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो लिखा है 2x - 4 = 0, तो यहाँ से 2x = 4, x = 2 हो जाएगा। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, x की वैल्यू हमेशा 2 रहना चाहिए, x की वैल्यू हमेशा 2। अब जरा देखो बच्चों कितना आसान है ग्राफ बनाना। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप बनाओगे कार्टेशियन प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर -1 -2, इधर 1
2, इधर -1 -2। और आप सबको पता है ये कौन सा एक्सिस है, y, ये क्या है x। अब आपके क्वेश्चन में लिखा है x = 2। तो अब जरा देखो ध्यान से, x कहाँ पर 2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ये देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहे तो y बढ़ रहा है, लेकिन x वहीं का वहीं है, x हमेशा 2 के 2 ही है। देखते रहो ध्यान से। फिर नीचे की तरफ भी जाओगे तो ये क्या है हमारा, x = 2 ही है बच्चों। कई बार 10वीं के पेपर में पूछा जाता है कि x = 2 है, तो बताओ भाई कि ग्राफ कैसा होगा। तो आपको दिख रहा है कि x = कुछ है, तो ग्राफ कैसा है, y के पैरेलल है। वैसे ही y = कुछ भी रहा, एनीथिंग, तो वो x के पैरेलल होगा। बात खत्म। कई बार ये भी पूछा जाता है बच्चों कि अगर x = 2 है तो ग्राफ किस साइड है। तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव के x एक्सिस की तरफ, या फिर y के राइट साइड में है। और नेगेटिव होता है x = -2 तो y के लेफ्ट साइड में होता। कितना आसान है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये हमारा कुछ लीनियर का जो कॉन्सेप्ट था ये था, जिसमें हमने आपको जीरोज ही बताया और ग्राफ भी बताया, और क्यों इसको लीनियर कहते हैं वो भी बता दिया, क्योंकि इसका ग्राफ जो है बिल्कुल ही लाइन की तरह होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब सर ने तो कहा था क्वाड्रेटिक करवाएंगे, लेकिन लाइन पर बात अभी तक चल रही है, तो चलिए देखते हैं अब क्वाड्रेटिक के बारे में। तो बच्चों जब बात मैंने किया लीनियर की, तो लीनियर के बाद क्या है, जैसे ही पावर को बढ़ाते हैं यानी कि x⁴ कर देते हैं, तो जहाँ भी आपको और कोई पावर नहीं, यानी कि 3 भी दिख रहा हो ना, अगर हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा हो तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे एक्सप्रेशंस को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इक्वेशन कब कहते हैं, जब तक इक्वल का साइन नहीं आएगा तब तक आपका वो इक्वेशन नहीं बनेगा, बल्कि एक एक्सप्रेशन ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अगर मान लो x² + 2 कुछ भी दे रखा है, = 0 दे रखा है, इक्वल का साइन है ना, चाहे 0 में = 0 रहे, -1 रहे, 2 रहे, 3, उससे कोई मतलब नहीं, इक्वल का साइन देखना चाहिए। अब बच्चों इसमें क्या है कि अगर आपको हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है तो दिमाग में बिठा लीजिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, तो 2 है। तो अगर जिसकी डिग्री 2 होगी वो कैसा इक्वेशन होगा बच्चों, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब आपने ये देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा लीनियर का था, तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी होगा। तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया, कैसा भाई, ax² + bx + c = 0, ऐसा बनाया गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया। हो सकता है b 0 होगा, हो सकता है c भी 0 होगा, क्या पता ये पूरा ही खत्म हो जाए। हमें ये दिखना चाहिए, क्वाड्रेटिक होने के लिए ये टर्म दिखना चाहिए, और ये टर्म तब तक दिखेगा जब तक हमारा a जो है 0 ना हो जाए। a 0 होते ही ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म होते ही आपको दिख रहा है कि ये बच जाएगा लीनियर। तो इसलिए ध्यान रखना है कि a 0 के इक्वल ना हो। अगर a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, a हमेशा हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू रहे, 0 ना रहे, इस पर ध्यान रखना। तो अगर a = 0 होगा तो वैनिश हो जाएगा x², बचेगा ये लीनियर का। फिर ये ग्राफ से कैसा बनेगा, लीनियर की तरह बनेगा, और कोई बात नहीं, एक लाइन की तरह बनेगा। लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक हमारा आता है तो बच्चों ग्राफ जो है वो चेंज हो जाता है। ग्राफ आपको कर्व टाइप से दिखेगा, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, कर्व टाइप से दिखेगा बच्चों, और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अब ज़रा सोचो कि हमारा अगर क्वाड्रेटिक है, और एक बात और, जीरोज़ जो है, जीरोज़ आपने देखा कि जब हमने लीनियर को सॉल्व किया तो एक जीरोज़ आया था। तो बच्चों जितने हमारे डिग्री होते हैं उतने उसके जीरोज़ निकलते हैं। और कई बच्चे क्लास 9th में भी सीख के आए होंगे कि इसका जीरोज़ निकालते किस तरीके से हैं। आप सबको पता है मिड टर्म को स्प्लिट करके, फैक्टराइजेशन मेथड से मिड टर्म को स्प्लिट करके आप जीरोज़ निकालते हो, और 2 जीरोज़ आते हैं क्वाड्रेटिक के। तो आप 2 कैसे आया, जरा देख लीजिए, पावर 2 है। वैसे ही अगर बात की पावर 3 आ जाए, यानी क्यूबिक अगर बन गया, तो हमारे जीरोज़ कितने होंगे बच्चे, 3 होंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा 2 जीरोज़ है तो वो 2 वैल्यू ऐसा है जिसको हम x के जगह पर पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए उसका नाम जीरोज़ पड़ा, कि उसको पुट करते ही इक्वेशन 0 हो जाए। बात खत्म। कितना आसान है बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया है कि हाँ जी सर, हमारे जो जीरोज़ निकलते हैं तो ये सब अच्छे से पता ही है। अब हमें पता है कि उन जीरोज़ को नाम देते हैं अल्फ़ा, बीटा। ये बात आप सबको पता है अच्छी तरीके से। अब बच्चों जरा देखिए, ये जो अल्फ़ा और बीटा है जिसको हमने 2 जीरोज़ माना है, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है कि जब भी आप इन दोनों को जोड़ोगे, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ोगे, तो हमें पता है -b/a आता है। और ये b है क्या, b कुछ और नहीं, जो x का कोफिशिएंट है उसी को b बोलते हैं।
और a क्या है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है। तो कहीं भी इक्वेशन अगर गिवन है कि मान लीजिए इक्वेशन गिवन है हमारे पास 3x² + 5x + 6, कुछ भी गिवन है, कुछ भी गिवन है, एनीथिंग। तो बच्चों अगर आपसे बोला बताओ दोनों जीरोज़ का सम कितना होगा, तो बहुत आसान है। ये 5 रहा b, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करना है तो माइनस मल्टीप्लाई नीचे a से डिवाइड हो गया, यही होगा हमारा दोनों जीरोज़ का सम, दोनों जीरोज़ का सम। अब वही बात है, अगर सम किया है तो एक और चीज़ आता है हमारे पास, वो होता है प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। और ये बहुत आसान है बिल्कुल, c/a, यानी c मतलब क्या, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है 6, और 6/3 कर दीजिए यानी a, यानी जितना भी आया ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है, ये दो रिलेशन आता है क्वाड्रेटिक में, ये दो रिलेशन है क्वाड्रेटिक का, बहुत आसान है। अब कई बार क्या होता है भाई कि हमारे पास तो भाई वो 10th का बेस तो है नहीं कि हमसे बोलेगा कि ठीक है भैया जीरोज़ निकाल के दिखाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमें तो क्या पता, आपको शायद से याद हो, अगर आपने 11th क्लास में किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर उसको सॉल्व किया होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आया होगा, यानी कि उसमें आयोटा वाला टर्म आया होगा। और आयोटा का टर्म, इसका मतलब क्या है कि हमारा d जो है वो माइनस में है, d अगर माइनस में होता है आयोटा में आता। तो बच्चों हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमने देख लिया किस तरीके से सॉल्व होता है, कि अब सही सी बात था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय। अब बच्चों एक चीज़ और है जिसको हम बोलते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास पहले से गिवन हो अल्फा प्लस बीटा और गिवन हो अल्फा इंटू बीटा, कुछ भी, एनीथिंग गिवन हो, कुछ भी हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो 3/4, 2/4, 1, 2, कुछ भी हो सकता है, अल्फा इंटू बीटा कुछ भी दे रखा हो, और आपसे कहा जाए कि ठीक है इन दोनों की मदद से आप क्या कीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जनरेट कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो बहुत आसान है बच्चा, कैसे, x² माइनस का सम ऑफ जीरोज़ को रख दीजिए, जो ये आपका सम ऑफ जीरोज़ है उसको रखिए और इसमें x मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके साथ प्लस में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है उसको रखिए इक्वल टू 0 और आपका इक्वेशन बन जाएगा। बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है मान लीजिए 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है मान लीजिए 5 दे रखा है मान लीजिए, और आपसे कहा जाए कि चलिए ठीक है आप मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए। तो कितना आसान है, देखिए x² माइनस तो माइनस, अब दे रखा है सम ऑफ जीरोज़ यानी 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, तो 5 रख दीजिए इक्वल टू 0। अब इसको यहीं तक मत छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा और सॉल्व ताकि नीचे कुछ ना दिखे, नीचे आपको 4 दिख रहा है, तो आप एलसीएम लोगे तो ये 4 जाकर मल्टीप्लाई होगा 4x² माइनस x, फिर ये इधर मल्टीप्लाई जिसके नीचे नहीं उससे जाकर मल्टीप्लाई होता है 4 इंटू 5 यानी 20 है, नीचे 4 इक्वल टू 0। अब अगर इस 4 को उस साइड भेजोगे तो खत्म हो जाए, 0 से मल्टीप्लाई होते ही बचेगा सिर्फ क्या, 4x² माइनस x प्लस 20 इक्वल टू 0, और यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो बहुत आसान है बच्चों जीरोज़ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। जीरोज़ अगर आपका सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट जीरोज़ दे रखा है तो बहुत आसान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। चलिए बच्चों अब अगर आगे बात करें तो एक टर्म है नेचर ऑफ रूट्स। अब ये नेचर ऑफ रूट्स है क्या? नेचर का मतलब होता है, सीधी सी बात समझिए, किसी का कैसा व्यवहार है। व्यवहार मतलब क्या, कौन किस तरीके का है। तो बच्चों इसके लिए आपको एक चीज़ पढ़ा आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, उसी x का वैल्यू जो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हो, मिड टर्म इसमें करके निकालते हो, उसको अगर आप -b प्लस माइनस √d/2a इस फार्मूले से निकालोगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है बच्चों। अब जरा देखिए, ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस क्यों लिखा कि एक बार प्लस लेके सॉल्व कीजिए, एक बार माइनस लेके सॉल्व कीजिए, दो वैल्यू आएंगे। और मैंने कहा क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, देखिए 2 रूट आ जाएंगे। अब बात करते हैं इस d का, तो इसी d का खेल है। d क्या है भैया, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट है ये, इसी की बात करते हैं। d निकालना बहुत जरूरी है, और d होता क्या है बच्चों, d होता है हमारा b² माइनस 4ac। सारा खेल इसका है, नेचर ऑफ रूट्स में भी सारा खेल इसका ही है बच्चों। बहुत आसान है d निकालना। अब इसे बच्चों जरा देखिए कि d हमारा निकालना है वो तो ठीक है, यानी कि सीधा x सॉल्व करने के लिए हमें निकालने की जरूरत है, तो -b प्लस माइनस √d/2a निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या खेल है कि ये d हो सकता है आपके लिए कि d का वैल्यू एक बार 0 से बड़ा आ जाए, हो सकता है d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा। तो d का वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 2 रूट आएंगे, तो 2 रूट आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे।
टू रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल होंगे, सारे रियल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेचर की बात कर रहा हूँ, ये नेचर ही बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर क्यों टू रूट्स होंगे, दोनों अलग होंगे, इसका नेचर है और रियल होंगे। अब अगर d इक्वल टू 0, जरा उससे सोचिए कि अगर d 0 है तो ये रूट पूरा खत्म, फिर ये प्लस के बाद कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ बचेगा -b/2a। अब बोलोगे सर तब फिर तो प्लस माइनस का यूज है ही नहीं वहाँ पर, अगर d इक्वल टू 0 है फिर तो रूट एक ही आया। बच्चों रूट एक ही नहीं आया, इसका मतलब ये है कि रूट जो है इसका बच्चों ये आपका एक तो माइनस प्लस की जरूरत तो है नहीं, लेकिन इसके रूट दोनों इक्वल होंगे, यानी कि जो सिंगल रूट आया है वही इसका दोनों रूट है। तो टू रूट्स तो होंगे लेकिन दोनों आपस में इक्वल होंगे और कुछ भी नहीं बच्चों, यानी सारे क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर बात करें हम बच्चों, सर एक कंडीशन और है, अगर d हमारा क्या हो 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब क्या, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव आया है बच्चों तो जाहिर सी बात है रूट के अंदर d नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। यानी कि अगर लिखा है माइनस रूट, आपको पता है -5 लिखा है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स में आपको पता है रूट अंदर कुछ भी होता है अगर माइनस का, तो उसको हम बाहर निकालते हैं तो अयोटा बन जाता है, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो अयोटा के टर्म में आएगा। तो जाहिर सी बात है ये अब रियल नहीं रहा, अब ये रियल नहीं रहा बल्कि कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो आपके ऑप्शन हो सकता है लिखा होगा कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो बिल्कुल इसके क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, या फिर लिखे होंगे नो रियल रूट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है रियल रूट ना होना। तो हो सकता है आपके ऑप्शन लिखा हो नो रियल रूट, या हो सकता है आपके ऑप्शन लिखा हो कॉम्प्लेक्स रूट। तो बच्चों ये था हमारा नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स। अब इसी की बात करें बच्चों, तो कई बार ऐसा होता है आपके सामने क्वेश्चन कई ऐसे दिखते हैं जो थोड़ा अजीब सा दिखता है। कैसा अजीब, कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बता देता है कि हाँ ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो बताओ भाई दूसरे का क्या होगा। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपको कह दे कोई सा भी इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0, और कह दे कि इसका अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, कह देगा ऐसा कि हाँ भाई अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हमारे पास गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे कहते बताओ भाई α/β + β/α क्या होगा, हो सकता है ऐसा पूछते, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या हो सकता है भाई कि α/β + β ही से पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है, बहुत आसान है। तो बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसको आपको हमेशा कुछ ऐसा करे कि ये सम ऑफ जीरोज जैसा दिखे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जैसा दिखे, इस बात का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी को सॉल्व करिए कैसा हो जाएगा, α² + β², नीचे α × β, एलसीएम लेते ही। अब आपको दिख रहा है नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर सम ऑफ जीरोज नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं क्या, α + β² - 2α β, और नीचे की तरफ लिख इसको α × β। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इस इक्वेशन से α + β निकालना आसान है, α × β निकालना आसान है, और हम यहाँ पर फटाफट से α + β पुट कर पाएंगे, यहाँ भी α × β पुट कर पाएंगे, और यहाँ भी α × β पुट कर पाएंगे, और आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से चीज़ों को कितना आसानी से आपके सामने रख पा रहे हैं कि हाँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना। हम आपके लिए आज के इस वीडियो में फ़िलहाल तो इतना ही करवाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो आपके एनडीए के लिए, जो आपके एयरफोर्स के लिए, जो आपके IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें, अच्छे तरीके से दिखे, अच्छे से समझे चीज़ों को। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो दोबारा देखें, और मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी। और इस पर आप कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, नेचर ऑफ रूट्स पे सॉल्व करें। इसके साथ साथ आप बच्चों ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना, कि कॉम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।